जब ग्रेनेड फटता है तो देश ऊपर उठता है, तो एक हथियार के नाम पे मेरे रेजिमेंट का नाम है। उसके लिए मैं अपने आप में बड़ा फक्र महसूस करता हूँ। कहूंगा मेरे देश की सबसे बेस्ट आर्मी है और हमारा देश जैसा बेस्ट देश कहीं नहीं है। हम कहते हैं अता मेहनत के सामने बदकिस्मती नहीं टिक सकती, नामुमकिन मुमकिन में प्रेरित हो जाता है और सफलता पैर चूमती है। आपका सबसे फेवरेट हथियार कौन सा रहा था? अरे जो वक्त पे आ जाए वो सबसे फेवरेट हथियार है। बाकी मैं तो ये कहूंगा ग्रेनेडियर जो ग्रेनेड होता है वो भी सबसे फेवरेट होता है। सर्विस के बारे में बताइए फिर। सर सर्विस तो मैंने आपको बताया दिसंबर 1993 के अंदर भर्ती हुआ और बहुत ही अच्छा रहा हर जगह। आर्मी के बढ़िया ट्रॉफीज बढ़िया मैंने कोर्स किया। सबसे पहले शानदार लग रही है। नहीं ये मैं सिर्फ 2 जगह सेटल हूँ, झुंझुनू में भी हूँ तो आधा मेरा वहां पड़ा है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सर 2000 के अंदर इंडियन आर्मी में एक मोटर कोर्स होता है जिसको गन को यहाँ लगा दिया, यहाँ से 5 किलोमीटर कैसे दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना है, क्या उसमें डिग्री डाटा डिस्टेंस लगता है, उसमें भी मतलब मैं इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग हासिल किया मैंने इन्फेंट्री स्कूल मऊ के अंदर। हाँ मिनी आर्टिलरी है वो। आर्टिलरी एक अलग रेजिमेंट है हमारी, लेकिन इन्फेंट्री की आर्टिलरी वही है। बटालियन कमांडर जो होता है उसका तोपखाना वो मोटर की होती है। तो मैं 1 साल बाद ही उस मोटर प्लाटून के अंदर चला गया, जो हमारी एसपी कंपनी होती है, स्पेशल कंपनी होती है। तो उसके अंदर मैंने सर पहला पलटन मतलब जो मतलब आई ग्रेडिंग लेके आता हूँ। उसके बाद जो हमारे ग्रुप के बंदे थे, जैसे यहाँ फ्यूल में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए करते हैं कोचिंग चलाओ, तो हमारे प्री कोर्स चलता है। तो फिर मेरी रेजिमेंट उसके बाद अलवर आ गई। 2001 से 4 तक पलटन अलवर रही इटाराना लोकेशन के अंदर। तो अलवर के अंदर हमारी यूनिट ने जो हमारा पूरा ग्रेनेडियर ग्रुप है सबके बंदे 2-2 4-4 हमारे पास आते थे, तो उनका मैं प्री चलाता था ताकि वो बंदे भी अच्छा ग्रेडिंग लेके आए और कुछ अच्छा कर सके जी। उसके बाद मैंने 2006 के अंदर सेक्शन कमांडर कोर्स किया। सेक्शन कमांडर बोलते हैं हथियार से संबंधित एक मिनी फ्लेयर होता है, सबसे छोटा हथियार जो उसको लड़ाई में सक्सेस सिग्नल देने के काम आता है। तो मिनी फ्लेयर से लेकर के जो हमारी आखिरी मोटर तक गन होती है उस तक, मतलब चाहे वो सीएमजी हो चाहे हथियार की बात करते हैं, आपका सबसे फेवरेट हथियार कौन सा रहा था? अरे जो वक्त पे आ जाए वो सबसे फेवरेट हथियार है। बाकी मैं तो ये कहूंगा ग्रेनेडियर जो ग्रेनेड होता है वो भी सबसे फेवरेट होता है, जो बंदा हाथ में लेके पिन लेके फेंकता है, जो गुत्थम गुत्थे की लड़ाई में काम आता है। तो वक्त पे जो हमारे को जो जिस जवान को काम मिला हुआ है उसको ऑथराइज है, उसको वो सही इस्तेमाल कर ले उस समय, वही उसका फेवरेट वेपन होता है। जो उसके साथ है वही उसका साथी है। राइफल एक उसका जवान का एक जाती हथियार है, उसका शरीर का एक अंग है, उसको कभी नहीं खोना चाहता और उससे बहुत मोहब्बत करता है वो। सुबह से शाम तक उसी में खाली टाइम में सफाई करता रहता है। आपकी मतलब फेवरेट राइफल कौन सी थी? फेवरेट राइफल तो AK-47 थी। AK-47। तो मतलब इतनी राइफल्स होंगी शायद आर्मी के पास, तो सबसे मतलब उसी का फेवरेट होना मतलब आपके लिए स्पेशल क्यों हुआ? अरे AK-47 क्या है, CI लोकेशन के अंदर होते हैं तो उसके अंदर जो उसकी फायर कैपेसिटी होती है वो औरों से कुछ ज्यादा होती है। तो हर आदमी चाहता है, अगर अब मैं आपके फ्यूल ग्राउंड की बात करूं तो आज आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो तो आप चाहते हो जल्दी मुझे 3 कैसे मिले। तो उसके अंदर जो हम फायर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी की बात करें, चाहे हम उसका जो फायर का जो रैपिड रेट बोलते हैं तो रेट उसकी फायर की ज्यादा होती है, किलिंग ज्यादा करने की है। तो इसलिए हर आदमी चाहता है यार उस एरिया में थोड़ा सा वो हो तो मैं जल्दी से करूं। और हालांकि उस समय वहां जन के वो हमें ऑथराइज होती है। जी। और उसको चलाना भी शायद आसान होगा। और नहीं चलाना तो सभी आसान है, ऐसा कोई नहीं चलाना, सभी आसान है चलाने में। हर फौजी हर एक के बारे में माहिर होता है क्योंकि सबको एक जैसी ट्रेनिंग देते हैं तभी। और ग्रेनेड का क्या एक्सपीरियंस रहता है फिर आप? अरे ग्रेनेड तो सर बहुत है, लंबे समय जल्दी काम करता है। क्योंकि बेटल ये हथियार आपका मेरे रेजिमेंट का नाम ग्रेनेड पर रखा गया है। अच्छा। तभी मैंने इसीलिए आपको पूछा क्योंकि बटालियन का नाम भी है और एक सबसे अच्छा हथियार भी है, रखने में सुटेबल है। तो उसके बाद में वो कौन सा कोर्स वगैरह किया आपने? उसके बाद में सर मैंने JLC कोर्स किया, जूनियर लीडर कोर्स बोलते हैं, JLA बरेली में 2013 में किया। उसके अंदर मैं मतलब बेस्ट स्पीकर रहा, 1100-1200 जूनियर लीडर नायब सुबेदार उस कोर्स के अंदर आते हैं, बेस्ट स्टूडेंट रहा। उसके बाद में फिर मेरी पलटन का वो कोर्स में अच्छा ग्रेडिंग आया, मोटर में मेरा स्ट्रक्चर ग्रेडिंग था। फिर मुझे 6 ग्रेडर के साथ 2010 से 11 UN मिशन साउथ अफ्रीका जाने का मुझे मौका मिला, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं वहां एज ए शांति सेना ग्रुप में कांगो गया था। 7 महीने वहां रह करके वापिस आया था। वापिस आने के बाद में उस समय मेरी पलटन सिक्किम के अंदर थी, हम चाइना बॉर्डर पे थे एकदम। चाइना वाले और हमारे बीच में सिर्फ एक तार होता था, उस पार उधर इस पार हम संतरी 1 किलोमीटर में दोनों सीखते थे। तो यहाँ पे फेंसिंग नहीं है? यहाँ वो मतलब वाटर शेड मेमोरियल बोलते हैं वहां की, मतलब हर जगह वो नहीं थी। 2013 की मैं आपकी बात वो 10 और 11 की बात कर रहा हूँ। अब तो शायद वहां फेंसिंग भी हो चुकी होगी, उनका लालटेन पोस्ट वगैरह थे सामने। तो जो पानी उधर गिरता वो उनका, हमारी तरफ गिरता वो हमारा।
और बीपीएम होता था, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती थी, उनके अधिकारी अपने पास आते थे, हमारे उनके पास भी जाते थे, ताकि सिचुएशन और हालात के बारे में उस हिसाब से, क्योंकि हमारा देश तो हमेशा शांति प्रिय रहा। शांति प्रिय। जी, जी। तो आपका जो यूएन मिशन का वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यूएन मिशन का सर बहुत बढ़िया था, और जहाँ हम कांगो में गए थे, वो कांगो क्या गरीबी की दृष्टि से बहुत वैसे था, तो वहाँ पर भी डीएफएलआर, हुत्तू, माई अलग-अलग ग्रुप थे। जैसे हमारे है ना जो मिलिटेंट्स के ग्रुप है, अल अंसारी, अल मुजाहिद, ऐसे ग्रुप हैं, तो ऐसे वहाँ भी ग्रुप थे। तो उन ग्रुपों का आपस में होता था, तो जो सिविल जनता को परेशान ना करे, इसलिए जो हमारी इंडियन आर्मी की जो फौज है, वो बाकी भी देशों की वो आती है, तो शांति सेना के रूप में जाती है, कि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो फौज अपना राउंड, अपनी ड्यूटी ईमानदारी वफादारी आप उस टाइम पे कौन-कौन से देशों के साथ काम किया था? वहाँ पर हमारे साथ में दूसरे देश थे पड़ोसी, मतलब रूस की भी वहाँ सेना थी, अन्य और देश थे, उनकी भी वहाँ सेना आई हुई थी, पाकिस्तान आर्मी भी थी, अफगानिस्तान की भी थे। तो उनका वहाँ पे जो शांति सेना में क्या सभी देशों का जॉइंट ऑपरेशन होता है, फिर स्पेशल जैसे इंडिया की आर्मी है तो इंडिया का ही ऑपरेशन? नहीं, उसमें क्या आता है, जैसे ऐसे इन्वेट फोर के नाम से हम थे, मतलब हर जो देश का है उनका अलग-अलग अपना मतलब एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज होती है, एओआर होता है। बाकी कोई जॉइंट ऑपरेशन वगैरह तो जॉइंट ऑपरेशन साथ हमने नहीं किया। तो आप मतलब वहाँ उनके साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहे, सबसे बेस्ट मतलब कहाँ की आर्मी लगी आपको अदर देश की बात करें? नहीं, मैं तो कहूँगा मेरे देश की सबसे बेस्ट आर्मी है, और हमारा देश जैसा बेस्ट देश कहीं नहीं है। देश नहीं। हमारा जैसा देश कहीं नहीं है। ये सब चीजें मैंने कहा जब बंदा बाहर जाता है ना, तब उस चीज को पता लगता है। अगर आज एक बच्चा बाहर जाएगा ना, तब उसको माँ बाप की कमी का पता लगेगा, माँ बाप क्या चीज होती है, परिवार क्या घर में तो क्या पता चलेगा, घर में क्या पता लगेगा। तो ऐसे जब हम बाहर गए तब हमें पता लगा यार हमारे देश जैसा कहीं देश नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी देश नहीं है। हमने दिल से मतलब सलूट करते हैं अपने देश को, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब एक तरफ बर्फ भी गिर रही है, एक तरफ रेगिस्तान भी है, और एक तरफ पूरा हरा भरा चमन भी। जी जी। बाकी अदर देश में ये पॉसिबल है नहीं। नहीं है, नहीं। 2016 के अंदर मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी केटे एकेडमी यहाँ जेएलए बरेली के अंदर मेरी पोस्टिंग आ गई, जूनियर लीडरशिप अकेडमी बरेली के अंदर, जहाँ लीडरशिप तैयार की जाती है कि कैसे एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से अच्छे प्रकार से काम कर सकता है। मोरल है, मोटिवेशन है, इफेक्टिव सुपरविजन है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज ऑफ लीडरशिप है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे मतलब हमारी टीम मजबूत हो, कैसे आप सुपरविजन कर सकते हो, तो उसका वो कोर्स होता है। तो फिर मैं वहाँ 3.5 साल में वहाँ इंस्ट्रक्टर रहा, और वहाँ भी कहते हैं कि अगर आप कर्म करो तो फल की इच्छा मत करो। तो फिर आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ एकेडमी में मैं बेस्ट डीएस रहा, और उसके लिए मुझे वहाँ पर साइटेशन मिली, मुझे जीओसीएनसी की मुझे साइटेशन में वर्दी होती है, तो यहाँ मेरा बिल्ला भी लगा होता है सर, वो जिसका आगे चल के फायदा होता है सर्विस के दौरान। तो मैं मतलब उसमें पूरी इंडियन आर्मी के बेस्ट डीएस थे, सभी अच्छे थे, क्यों जिनके इंस्ट्रक्टर नहीं आते उसी का वहाँ सिलेक्शन होता है, दिल्ली से सिलेक्शन होता है, आम आदमी का भी नहीं होता है। और वहाँ मुझे मौका मिला, और वहाँ काम करके बहुत मतलब मजा आया। ऐसी बात नहीं है कि भी हमने किसी को जो खुद ने हासिल किया वो लोगों तक शेयर करने की कोशिश की, और बहुत पॉजिटिव स्टाफ था मेरे साथ था, बहुत ही पॉजिटिव। वहां रहते हुए मुझे एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि योगा कोर्स का भी मौका मिला। अकेडमी से योगा के इंस्ट्रक्टर जाने थे, मैं और मेरे साथ कुमाऊं रेजिमेंट के थे जलंधर नेगी साहब, एज ए मेरे उम्र में बड़े थे, बिग ब्रदर थे, प्रमोशन में जूनियर थे, तो हम दोनों पूना योगा कोर्स भी करके आए। तो योगा का भी मतलब बहुत ही अच्छा मतलब लगा कि यार योगा क्या चीज है, कैसे करते हैं, ओम रिसाइटेशन कैसे करते हैं, डीपली आपने देखा। हाँ हाँ, अभी आध्यात्मिक विकास करना है तो ओ माँ कब मिलाना है लिप्स को, कब छोड़ना है, ठीक है, अनामिका क्या, मध्यमिका क्या, तर्जनी क्या, कनिष्का क्या, इनका क्या रोल है, कैसे करते हैं, और इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। योगा का संबंध मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष से नहीं है। योगा हमें ये सिखाता है कि हम अपने वर्तमान को किस प्रकार से जी सकते हैं। वही सर मैं आपको बताऊं कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से बनता है, जिसको थोड़ा बोलने की आदत है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना, अर्थात अपने शरीर को अपनी आत्मा से, और इस आत्मा को उस परमात्मा खुदा भगवान ईश्वर वाहि गुरु से जोड़ने का नाम ही योग होता है। तो बंदा कैसे मतलब करे, इसके लिए उसके लिए कुछ हिदायतें उनका पालन करे, और अगर करे तो मतलब भी मैं फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से शरीर के बाह्य अंगों का विकास कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदरूनी अंगों का विकास तो मेडिटेशन है, योग उनसे कर सकता हूँ। मतलब इस माइंड का तो वहीं से होगा। हाँ हाँ, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेके करना भी चाहिए, और अच्छी चीज है। नहीं कि योग तो वो है ना कि स्ट्रेस वगैरह जो भी रहे उसको डाउन कर देती है उस चीजें को।
कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप एक बार शांत बैठ करके सोचिए और अपने आप जमीन और आसमान के बीच में एक बार खो के देखिए। आप तैरो इस जमीन और आसमान के बीच में, कभी अपने लिए निकालो आधी घंटा और जमीन और आसमान के बीच में से एक बार तैर के देखो। आपको कुछ अलग महसूस होगा, अलग फीलिंग आएगी। फिर उसमें आपके अच्छे बुरे सब चीजें आपको हासिल होती है। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, कैसे आया, मुझे क्या करना, अलग अलग विचार आते हैं आदमी के। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन मेरा वादा है यदि आप कंटिन्यू इस चीज को सर शुरू करेंगे तो आप मतलब एक दिन बहुत ही मतलब इसमें मतलब गुड फीलिंग महसूस करोगे। बंदा करना चाहे तो बेहतर कर सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है, यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसका मंत्र नहीं बनता और कोई ऐसी जड़ नहीं है जिसकी औषधि नहीं बनती। बंदा सब कुछ कर सकता है, वो उसके मोराल और मोटिवेशन पर निर्भर करता है। कहते हैं ना मोटिवेशन का अर्थ, सेना में मोटिवेशन का अर्थ उस दृढ़ और विश्वास भावना से है, जो कुछ नहीं कर सकता उसको मतलब आगे कर दे। वो एक जुनून होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए उसके अंदर करने का। और अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ कोई काम करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपकी यूनिट का वो लोगो है सर्वदा शक्तिशाली। सर्वदा शक्तिशाली, हाँ। अगर ये बोल के मतलब यूनिट कहीं पे भी घुस जाती है। नहीं, मैंने तो सर एक कविता लिखी है, चाइना पर भी लिखी थी कि ग्रेनेडियर की शान तुझे दिखलाने आए हैं, होश में आजा चीन चाहे पाकिस्तान तुझे समझाने आए हैं। युद्ध भूमि में जब भी बिगुल बजाया है, भारतीय सेना ने अपना झंडा लहराया है। आंख में इनके शोले हैं, सीना इनका फौलादी है, हार हमें मंजूर नहीं, जीत के हम आदी हैं, जीत के हम आदी हैं। हाँ हाँ। और ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि जीतेंगे हर बाजी, हर एक को बोलता हूं जीतेंगे हर बाजी, ना हारेंगे हम, चट्टाने चीर देंगे, है हम में वो दम। हम भारत के वीर जवान, हमें क्या डर तूफानों का, कुछ कर जाए दिल में जोश, ये अंदाज है भारतीय सेना के हर एक जवान को। और चाइना चला तो मैंने बोला था कि 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, 62 की गलती को फिर ना दोहरा देना, शौक हो मरने का घर में मर लेना, हमारे सामने मत आना। और सबक सिखाया पलटन ने वहां पे, जो भी हमारी बटालियन थी, नेवल बटालियन, सबने अच्छा किया वो, बहुत अच्छा किया। तो वही चीज है कि मतलब वो एक मतलब उद्घोष ही ऐसा होता है कि मतलब आदमी कुछ भी कर जाता है, माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है। जी। तो आईएमई देहरादून का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? सर आईएमई देहरादून के अंदर हमारी ऑफिसर अकेडमी, आप ऑफिसर्स को तैयार कर रहे हैं? नहीं, वहाँ जैसे एकेडमी की तरफ से इंस्ट्रक्टर सिलेक्ट होकर जाता है कि वहां से आप कैसे चैलेंज ऑफ ड्यूटी है उससे आपको एक पीरियड देना है, तो जिसमें हर चीज उन्हें बताई जाती है कि आज जो एक ऑफिसर है कल वो जनरल बनेगा, तो जिस पलटन में जाके वो कमांड करेंगे तो उनको बताएं कि हालांकि सब चीजें ऑलरेडी ट्रेनिंग में दी जाती है, लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि और भी उसमें बेहतर साइनिंग आए कि भी कैसे आपको अपनी कमांड करनी है। चाहे आप किसी भी अगर हम आज काम को करते हैं तो हमारे पास 4 रिसोर्स होने चाहिए। नंबर 1 कि भी हमारे पास संसाधन होना चाहिए जिस काम को मेरे को करना है। नंबर 2 मेरे पास जगह होनी चाहिए। नंबर 3 मेरे पास मैन पावर होना चाहिए। और नंबर 4 टाइम होना चाहिए उस काम को करने। चाहे हम किसी सिविल की बात करें, चाहे फौज की बात करें, किसी की भी बात करें, तो उनको इस हिसाब से गाइड किया जाता, फिर बताया जाता कि 4 रिसोर्स है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो फिर सवाल होते कि सर बोले आपने बताया 4 रिसोर्स, आप बोलते मैन पावर चाहिए, बगैर मैन पावर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बोलते हो रिसोर्स चाहिए, बगैर हथियार आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप बोलते हैं जगह चाहिए, भी बगैर जगह आप ट्रेंड नहीं हो सकते। आप बोलते हैं टाइम चाहिए, किसी चीज से टाइम हो। तो फिर सवाल होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम है। फिर वो बोलते हैं सर सिद्ध करके बताओ कैसे होता है टाइम। भाई सवाल तो बढ़ता ही है, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि साहिबान टाइम वो रिसोर्स है कि जिसमें अगर हम टाइम के कुछ सेकंड पीछे हो जाते हैं तो हमारा पूरा ऑपरेशन, पूरा मिशन हमारा फेल हो जाता है। टाइम की कीमत मतलब आप उस पेशेंट से पूछिए, जैसे डॉक्टर बोलता है अगर आप 2 मिनट पहले आते हैं शायद इसकी जान बच जाती है। बिल्कुल। टाइम की कीमत उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए जो बच्चे को गर्भ में पालती है, और डॉक्टर बोलता है अगर 2 सेकंड आप पहले आते तो शायद ये बच्चा कुपोषित पैदा नहीं होता। टाइम की कीमत उस वार हीरो से आप पूछिए कि अगर लड़ाई के अंदर थोड़ा सा अगर हमारा टाइम प्लान बनता है लड़ाई का, सर इस टाइम से इस समय तक ये गन यहाँ फायर करेगी, ये हमारी बटन यहाँ से यहाँ मार्च कर जाएगी, तो अगर वहां हम टाइम में फेल हो जाते हैं तो फिर लड़ाई का हमारा रिजल्ट बदली हो जाता है। तो इसलिए उनको बताते हैं टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं समय पे लिया गया डिसीजन देरी से लिए गए बहुत अच्छे निर्णय से अच्छा होता है, तो समय पे उसे जो डिसीजन लेना चाहिए, तो उसके लिए बताते हैं लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, किस प्रकार से वो अपना मतलब डिसीजन का चुनाव करे। जैसे 1971 में जनरल मानिक शाह को बोला गया था कि वो इंदिरा गांधी की तरफ से कि आप अभी युद्ध शुरू करो, लेकिन उन्होंने लगभग 6 महीने बाद में शुरू किया था। जी। क्योंकि वो उन्होंने बोला कि ये बेटर टाइम नहीं है अपने लिए, क्योंकि इंडिया इस कंडीशन में नहीं है कि वॉर झेल सके अपने आप।
क्योंकि उन्होंने 6 महीने वो आर्मी को ट्रेंड किया उस चीज की। जी जी। देखिए सर, कोई भी चीज की तैयारी होती है और उसके बारे में जो फील्ड में जो बंदा काम करता है उस जितना एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता। हो सकता है पॉलिटिकल साइड से या अन्य किसी मकसद से बंदा अब होगा, लेकिन ग्राउंड पे जो बंदा काम करता है उसको जितना एक्सपीरियंस है वो किसी का नहीं होता। इसलिए उन्होंने टाइम लिया, क्योंकि कई बातें लड़ाई में निर्भर करती है सर। अगर मान लो उसमें बर्फ पड़ी है तो क्या हमारी सेना वहां बर्फ में मतलब जीत तो थे, जीत हमारी होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जीतते हम ही, लेकिन हो सकता है हमें कितनी और कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाएंगे। और ये सब भी परसेप्शन मैनेजमेंट का भी काम होता है। अगर मान लो उस समय 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया तो वो भी तो उन्हीं की देन है, जनरल मानेसर ने उनका परसेप्शन मैनेज किया कि भाई आप किसके लिए लड़ रहे हो, आप किसके लिए लड़ रहे हो, बोलो ढाका पे तो हम कब्जा कर चुके। तो ये उसका परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत वो मायने रखता है। और फिर उसके लिए भी लड़ाई में क्या है कि पर्चू बांटे जाते हैं बाकायदा, और हर जगह चलता रहता है। हमारा देश इसके ऊपर बहुत बड़े लेवल में तैयारी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है कि तैयारियां नहीं हो रही है, क्योंकि जो काम ऐसे हो जाए। अब देखिए सद्दाम की फौज ने पाकिस्तान के सामने उस समय आपने सुना होगा बगदाद की लड़ाई में आत्मसमर्पण किया, परसेप्शन मैनेजमेंट था। आज 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया, वो भी जो हमारे लीडर थे उन्होंने इस हिसाब से मतलब काम किया। साइकोलॉजिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं, हाँ साइकोलॉजिक वारफेयर है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा है कि दुनिया में 2 ताकत है, एक तलवार और एक दिमाग। तो लंबे दौड़ की लड़ाई में हमेशा तलवार को दिमाग ने हराया। तो साइकोलॉजिक वारफेयर होना बहुत जरूरी है, इसके लिए तैयारी होनी बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान सैनिकों को उस समय मैसेज दिया गया था कि भाई आप किसके लिए लड़ रहे हो, ढाका पे तो हम कब्जा कर चुके। अब उन्होंने बोला यार क्या करें, और ये उस समय सर बहुत इफेक्ट डालता। आपको बताता हूं कि एक सेक्शन में अप्रोक्स 10 जवान होते हैं, 10 में से क्या लड़ाई का माहौल है, 10 दिन लगे हुए होंगे, 4 साथी शहीद हो गए, 2 जख्मी हैं, बाकी 3-4 बच रहे हैं, उनको पानी नहीं खाना नहीं। उसमें बोलता है यार क्या करें। फिर उनको भी पर्चू डाले जाते हैं, आप एक बहादुर सैनिक है, हम आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप अपने आप को पीओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं कि प्रिजनर ऑफ वार घोषित करते हो तो आपके साथ पीओडब्ल्यू से व्यवहार किया जाएगा, आपको फर्स्ट एड दिया जाएगा, आपको स्वदेश वापस भेजा जाएगा। तब वो बंदा उस समय फिर बोलता है यार क्या करें, है? तो वो साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। जो आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी हमारी उस पर बहुत ही विस्तार से काम करती है और ये होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो एक आर्मी जवान के लिए, आर्मी जवान सरहद तो संभालता है और आर्मी जवान के लिए घर और देश दोनों को संभालना कितना मुश्किल रहता है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस चीज का? सर इसके लिए मैं ये कहूंगा कि उसको घर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ एक जैसे हमारी अनहोनी बातें होती हैं, 100 में से एक 0.1% जो बातें अनहोनी हो जाती है वो इसीलिए होती है, उसको घर का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि घर भी नहीं संभाल पाता, मैनेजमेंट कर लेता है, क्योंकि पीछे से वो उस परिवार से ताल्लुक रखता है जिसमें सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। बढ़िया वो होता है कि मैं यहाँ नहीं कहूंगा नहीं, वो वहां बैठे बैठे नहीं, सब कुछ उसका परिवार, सबका सहयोग होता है। और उसके साथ उसका परिवार है, उसकी फैमिली है, वो साथ देती है तो बंदा आगे तक पहुंचता है, आगे मुकाम तक जाता है, बेहिचक अपना काम करता है। जो वो 10% देगा उसका वो 20% देना शुरू करता है, 80% वाला 100 से अबाव देता है, और वो सब उसके लिए उस परिवार का ही पूरा मैं मानूंगा योगदान होता है। परिवार वो जड़ अगर सही रहेगी तो सारा पेड़ सही रहेगा। हाँ, आपको बताऊं अकेडमी में सेक्टर काटने के बाद मेरा सुबेदार मेजर के लिए हो गया था सिलेक्शन। फिर मैं 2 साल टर्निंग सुबेदार मेजर हमारे ग्रेनेडियर सेंटर में रहा, तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। जिस सेंटर में मैंने ट्रेनिंग की उसी के अंदर फिर मुझे सुबेदार मेजर यानी ट्रेनिंग सुबेदार मेजर भी ड्यूटी करने का मौका मिला। उसके बाद मेरी पलटन के अंदर भी मुझे 2 साल सुबेदार मेजर करने का मौका मिला, और उसके बाद साथ साथ मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया सर। 26 जनवरी को मुझे ऑनरी लेफ्टिनेंट मिला, अगस्त के अंदर मुझे कप्तानी आ गई, ऑन ड्यूटी दोनों प्रमोशन दिए। इसके लिए मतलब मैं मेरे परिवार नहीं, जो मेरी फौजी टीम है, जो मेरे साथ थी, मेरी पलटन थी, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मेरे जूनियर से लेके सब सीनियर तक, सबको तहे दिल से मतलब सलूट करता हूँ। सबका सहयोग रहा, और उस खुदा भगवान को भी करता हूँ कि एकदम से हष्ट-पुष्ट एकदम हंसी के साथ आगे। तो ये जो आपको भी इतनी ट्रॉफी वगैरह पड़ी है, तो इनके बारे में बताइए, किन-किन में आपको मिली है? ये सर यहाँ तो आदि है, मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन कमांडर वाली है नहीं। तो ये तो सर जैसे फर्स्ट में रखी है, ये देखो इसके आगे लिखा है बेस्ट स्टूडेंट। तो ये जो पीएसएम कोर्स होता है, सुबेदार मेजर बनने के बाद एक कोर्स होता है पोटेंशियल सुबेदार मेजर की, कैसे आप 800 आदमियों पे कमांड करोगे, किस प्रकार से आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आप अपने नीचे सबॉर्डिनेट है उनको मोटिवेशन करके, और मतलब गाड़ी को सही ट्रैक पे कैसे चलाओगे सबको। आज सर बोलते हैं कि काम कराना बड़ा
मुश्किल है, खुद करने बोलते ना आम आदमी की भाषा है। एक माँ से उसके 5 बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, तो एक लीडर होता है, चाहे सूबेदार मेजर हो, चाहे कंपनी कमांडर साहब हो, चाहे सीनियर जेसी हो, तो चाहे सीईओ बटालियन कमांडर साहब हो, इतने बंदों को लेने के लिए कुछ तो उसको करना पड़ता। तो उसका जो कोर्स होता है, वो कोर्स किया, उस कोर्स के अंदर सर मैं बेस्ट स्टूडेंट रहा सबके अंदर। ये जब सर आपको सामने दिखाई देती है, ये सर सूबेदार मेजर के लिए होती है। सूबेदार मेजर पलटन में एक ही होता है, एक बटालियन कमांडर, एक सूबेदार मेजर। ये मेरी जो इसको छोटी बोलते हैं, ये सर मेरा इसमें पूरी बटालियन का मेरा इतिहास है कि मेरी जब पलटन 1965 के अंदर जब खड़ी हुई थी, तब से लेके अब तक टिल दैट मेरे तक कौन थे। जैसे सर मेरे पहले सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन, ये देखिए नाम पड़ी सर, पूर्ण चंद साहब थे, जिन्होंने 1965 से लेकर के और 1969 तक कमांड की सूबेदार मेजर की। इसी हिसाब से नेक्स्ट 69 से लेके 70 से 74 तक ही आगे। उसके बाद में जो हमारे ये आगे मतलब ऑनरी कैप्टन आलम अली साहब आगे, 3rd सूबेदार मेजर, 4th सूबेदार मेजर, 5th 6th। तो मैं आपको बताऊं, मैं 14 ग्रेनेडियर का 14वां सूबेदार मेजर था। और ये स्टिक सूबेदार मेजर अपने ऐसी वर्दी में साथ लेके चलता है। ये स्टिक हमें ये मैसेज देती है कि देख बेटा, आज तेरे हाथ में, तेरे से पहले इतने सीनियर आए पलटन से, सब तुझे देख रहे हैं, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। और सबका सर इनका जो सीनियर, उनका आशीर्वाद होता है हमारे ऊपर। तभी आपकी एक वो बोले किस्मत मान ले कि 14 ग्रेनेड के लिए आप 14 नंबर पे। हाँ, 14 नंबर पे सर मैं सूबेदार मेजर बना। हाँ, 14 नंबर पे मेरा कुंभ राशि है, कैसा क्या संजोग बना। संयोग की बात है, संयोग की बात है। 14 ग्रेनेड, 14वां सूबेदार मेजर। ऑफिसर मेरे रेजिमेंट का है, दिलचो जो है, जो सर्विस करते हैं, उसके लिए है। ग्रेनेड से संबंधित जब भी रखें उसके लिए है। ये सर मेरा बेस्ट इन कम्युनिकेशन की ट्रॉफी है कि मैंने जेएलसी कोर्स किया, उसमें बेस्ट इन कम्युनिकेशन भी रहा कि किस प्रकार से किस चीज को इन डिटेल करके बता सकते हैं। ये मेरी मोटर प्लाटून, जिस प्लाटून ने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने आपको बताया, ये मेरी मोटर प्लाटून की है। बाकी मोटर कोर्स की, सेक्शन कमांडर कोर्स की, बेस्ट इनके कुछ झुंझुनू मकान है, वहां भी सब रखे हुए हैं। हाँ, तो दोनों जगह कभी यहाँ जाए तो यहाँ इनको याद कर लेते हैं, वहां रहे तो वहां देख लेते हैं, इनको देख के सलूट मार के निकल जाते हैं, चल भी आज का दिन है। हाँ, सही। तो अब आपकी मतलब आर्मी लाइफ वो तो बहुत शानदार रही, आपने बहुत ही शानदार काम किए हैं। जी। इसके लिए आप बहुत बधाई आपको तो। हाँ। और अभी मतलब आप आने वाली यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं आने वाले जनरेशन को ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी सेना की भर्तियां आ रही है, अग्निवीर वगैरह, उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आज ग्राउंड में सुबह उठते मैं गया था, वॉक करते भी देखो, ट्रैक सूट में ही हूँ, तो बड़ा फीलिंग महसूस हुआ कि ग्राउंड खाली है। एक टाइम वो था कि बंदे फुटबॉल क्या, खो खो क्या, कबड्डी क्या, और रनिंग होती थी और दौड़ की तरफ अग्रसर होते थे। तो उनको ये नहीं मानना चाहिए कि यार 4 साल है, अरे 4 साल बाद भी एक अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और क्यों माने कि यार मैं रहूंगा या ना रहूंगा, ये सोचे मेरा सिलेक्शन होगा। तो उनको भाग लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेना के अंदर जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम यही बताना चाहता हूँ, आज हमारी कैंप खानी कौम की वैकेंसी डिफीज चल रही है, काफी चल रही है। जो यूनिटें हैं वहां उनके जो भी सीनियर सुपीरियर है, उनको कमांड करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि भी ज्यादा से ज्यादा हमारे को, जहां भी हम रह रहे हैं, वहां लड़कों को हमें मोटिवेट करना चाहिए और सेना में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी नसीहत है, ये मत सोचो कि यार 4 साल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहां जाओगे तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज होती है, आर्मी खूबी आपको पता लगेगा लाइफ में जीनी कैसे, अनुशासन आएगा आपके अंदर आगे, और आपके कई द्वार और खुलेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहिए। 4 साल में आप कुछ ना कुछ बेहतर बन के आएंगे, इंसान बन के आएंगे। और फिर आप ये क्यों सोचेंगे मैं आ जाऊंगा, आप तो ये सोचेंगे नहीं यार मैं तो 28 साल करूंगा, 30 साल करूंगा, पूरी करूंगा, मैं तो उन्हीं 25% पे वहीं पे रहूंगा, तो वहीं रहूंगा। ये क्यों सोचेंगे पहले मेरे लिए जगह नहीं है, ऐसा क्यों चाहिए? वो माइंड सेट सही होना चाहिए। हाँ, माइंड सेट को सही करना है, इन्वायरमेंट को सही करना है, साथ ही जो आज के राजनीतिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। और सूफी और संतों का भी यही फरमान है, जो हमारे सूफी संत उनका यही फरमान है, हमारी एकता ही हमारे देश की पहचान है। हम चाहे कितने भी रंगों में रंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन जो तिरंगे का रंग है वही हमारी असली पहचान है। तो हमें उसको हमेशा मतलब सर्वोपरि रखना चाहिए, ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता हमेशा मजबूत बनी रहे, हमारा देश सशक्त रहे, हमारा समाज सशक्त रहे। और मैं बोलता हूँ सेना जैसी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं सर। बताइए मेरे को वर्ल्ड में कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस प्रकार से 3 पीढ़ियों का, मेरे माँ बाप का, मेरा खुद का, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है? बताओ। खुद को पूरा देश घुमाने और खुद को सब जगह पूरा देश घूमने का मौका मिलता, सब जगह सर मिलता है। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और सर उसी की बदौलत आज यहाँ तक सर पहुंचे। हम तो जिसका उसका नमक खाया उसको हम कभी भूल नहीं सकते। और आज भी मैं नहीं, सब सैनिक, जैसे अभी पीछे ये चला था ऑपरेशन हमारा चला था ना सिंदूर, अगर उसमें मैसेज मिल जाता ना तो वहां इंटरव्यू आता सर एक, तो मैंने कहा शेखावटी के हमारे तमाम सैनिक तैयार हैं
यूथ वाइज, चाहे हमें देश के किसी बॉर्डर पे जाना पड़े, चाहे चाइना जाना पड़े, चाहे पाकिस्तान जाना पड़े, चाहे पार जाना पड़े, कहीं भेज दो, हम हमारे जो ऑन ड्यूटी है उनसे पहले जाने के लिए अग्रेसिव है, तैयार है, और हमें एक्सपीरियंस है और सब फिट है। बूढ़े बूढ़े भी यहाँ बैठे हुए उस भगवान खुदा दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भी हमारी सेना हमारी रहेगी और हमेशा विजय रहेगी। अब सर आप मानिए, एक बाप अपने बेटे को कंधा देता है तो क्या गुजरती होगी, लेकिन फिर भी दिल में यही ख्याल है कि अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो मैं 1.5 के बदले 10 दूं, और वो तैयार है, रेडी, बहुत जोश और जुनून वाले हैं, बहुत जुनून वाले हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त हमें आप दिया, और हम आपके लिए यही दुआ करते हैं कि आप आगे भी वो बहुत कुछ अच्छा करें और आने वाले जो पीढ़ी है उनको कुछ मोटिवेट करें। सर मैं आपको अगेन बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और जब भी जैसे भी हो तो हम सब 24 आवर्स में ही नहीं, इस एनवायरनमेंट में जितने भी हमारे फौजी जिसने वर्दी पहन लिया वो सब हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सर्वदा शक्तिशाली।